जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी को यथोचित अभिवादन। महाराष्ट्र में क्या बीजेपी का एकाधिकार हो जाएगा? महाराष्ट्र में क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों का सुपड़ा साफ होगा? अगर इनका सुपड़ा साफ होगा तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या राज ठाकरे अस्तित्व में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? बात यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई नेता आपको धोखा देता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी को धोखा देता है, आपके शहर को धोखा देता है, किसी भी देशवासी को धोखा देता है या देश को धोखा देता है, तो उस राजनीतिक पार्टी या उस नेता को राजा के पद से पदच्युत करने का, सिंहासन से हटाने का दायित्व ये हम जनता का ही बनता है। इसलिए धोखेबाजों को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से धोखा करें, जनता से धोखा करें या देश से धोखा करें, उन्हें, उस व्यक्ति को सिंहासन से हटाने का दायित्व हम सबका बनता है। महाराष्ट्र में जो एक बात चल पड़ी है, किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है या बढ़ सकती है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये बात मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले हमें थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी बंगाल और उससे पहले उत्तर प्रदेश के। देहा हम चाहे कितने भी चुनाव की बात कर लें, लेकिन अगर हम आज बैठे हैं तो हमें 4 चुनावों की चर्चा करनी पड़ती है। पहला 2014 की बात, दूसरी 2019 की बात, उसके साथ साथ में हमें अगर हालिया वर्षों में चुनाव होने वाले हैं या हुए हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जिसकी हम बात करें, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो 2024 में जब वहां इलेक्शंस होंगे, स्टेट के साथ साथ में सेंट्रल के भी इलेक्शंस होंगे। उससे पहले 2019 में स्टेट के इलेक्शंस हुए, उससे पहले 2019 में भी, 2014 में भी स्टेट्स के इलेक्शंस हुए, उससे पहले 2017 में वहां पर जो बीएमसी के चुनाव हुए, 2022 में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, 2012 में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी के चुनावों की चर्चा हम बहुत अधिक नहीं करते हैं महाराष्ट्र के अलावा, क्योंकि बीएमसी कॉर्पोरेशन जो है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में जितनी मजबूत है उस तरीके से कोई कॉर्पोरेशन पूरे हिंदुस्तान में आपको मजबूत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पहले चलते हैं थोड़ा सा यूपी की तरफ, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम देखें तो 2014 में हम देखने पर ये पाते हैं कि बहुजन समाजवादी के विधायक हो गए, जो सांसद थे वो हो गए थे बेसिकली जीरो के तरीके से। जी हाँ, उससे पहले उनके सांसद 20 थे, उसके बाद में जीरो हो गए, मायावती जीरो पे आ गई थी और समाजवादी पार्टी के पास में 5 सांसद बचे थे और 2 सांसद थे कुल मिला के कांग्रेस के पास में, बाकी भाजपा के पास में थे। लेकिन 2014 से जब 2019 में आगे बढ़े तो यहां पर परिवर्तन ये आता है कि कांग्रेस 2 से 1 में आ जाती है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में गठबंधन कर लेते हैं। और यह गठबंधन इस तरीके का होता है कि समाजवादी पार्टी को तो 5 के 5 ही सांसद रहते हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका शून्य हो गया था 2014 में, वो 0 से 10 की संख्या पर पहुंच जाती है। जी हां, मायावती के 10 सांसद लोकसभा चुनाव 2019 में जीत करके आते हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें कि इससे चुनावों की 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वहां भी हमें ये देखना पड़ेगा कि बीएसपी के कुल मिला के 19 विधायक थे, समाजवादी पार्टी के 47 थे, आईएनसी के 7 थे और बाकी 325 के आसपास भाजपा के थे। लेकिन यहां पर कंसेप्ट ये आता है कि अगर हम मार्च की बात करें, मार्च 2022 के इलेक्शंस के नतीजों की जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, तो उससे 2-3 महीने पहले मायावती गठबंधन तोड़ देती है। उन्हें लगता है शायद कि समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करके हमारा फायदा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहां धोखाधड़ी अखिलेश यादव ने मायावती के साथ में नहीं की, बल्कि धोखाधड़ी मायावती ने अखिलेश यादव के साथ में की। मैं आपसे साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि देश की राजनीति अब 2 पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि द्विपक्षीय की तरफ बढ़ रही है। अगर किसी ने आपके साथ में धोखाधड़ी की तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि अगले इलेक्शंस में आप उस पार्टी को साफ कर रहे हैं। यहां पर सुपड़ा साफ होता है बहुजन समाजवादी पार्टी का, जिसके 10 सांसद हैं लोकसभा चुनाव में, और आज की डेट में देखें तो उसका 1 विधायक बैठा है विधानसभा में। यानी कि लोकसभा में 10 लोग बैठे हैं और विधानसभा में 1 आदमी बैठा है। क्यों बैठा है? बिकॉज आपने अपना सुपड़ा साफ करवाया ये कह करके कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आपकी जनता को लगा कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी, जिसके केवल और केवल 47 विधायक चुन करके आए थे, उसने 47 से अपनी संख्या बहुत अधिक बढ़ा ली और दूसरे नंबर पर पार्टी आ गई। द्विपक्षीय सिद्धांत दो पार्टी का यहां भी लागू हुआ। पहले नंबर पर भाजपा, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, कहीं पर कांग्रेस और मायावती तो दिखने में नहीं पा रही है। बंगाल की बात करें तो 2016 का चुनाव हुआ था, उसमें लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस एक साथ मिलकर के लड़े थे। यहाँ लेफ्ट फ्रंट के पास में 10 सीट आई थी कुल तकरीबन, और कांग्रेस के बाद में लगभग 50 सीट आई थी। लेकिन 2019 की बात करें तो वही कांग्रेस
2 लोकसभा सांसद ला पाती है। तृणमूल कांग्रेस के पास में 22 आते हैं और भाजपा के पास में 18 आते हैं। 2016 में भाजपा के पास में कुल जमा 3 विधानसभा सांसद थे, सॉरी विधानसभा सदस्य थे, लेकिन 5 वर्ष के बाद में 3 विधानसभा सदस्य वाली भाजपा नंबर 2 की पार्टी हो जाती है, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। तृणमूल कांग्रेस ऊपर आती है, भाजपा ऊपर आती है, और जो बात हमने उत्तर प्रदेश में देखी कि द्विपक्षीय राजनीति की तरफ हम चल पड़े हैं, बंगाल में भी वही चीज हो रहा है कि द्विपक्षीय राजनीति की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। आने वाले राज्यों में, जब राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहां पर खासतौर पर देखा जाता है कि क्षेत्रीय पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों ही राज्यों में भाजपा और कांग्रेस है, और तीनों ही राज्यों के चुनाव जो है आ रहे हैं, यानी कि हम सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि भारत की राजनीति पर्टिकुलरली द्विपक्षीय हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इन तीनों स्टेट्स की तरफ भी अपनी आंख गड़ाए हुए है। ये अलग बात है कि भाजपा शायद अभी देख रही है कि पहले कांग्रेस का पूरे देश से सफाई करना है और बीच बीच में आम आदमी के पत्ते भी काटते जाने हैं, आम आदमी पार्टी के पत्ते भी काटते जाने हैं। और शायद सत्येंद्र जैन उसका एक उदाहरण है। जिस तरीके से भगवंत मान के सीएम रहते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब में जो विजय सिंगला, उनके मंत्री को पकड़ा गया, जो उदाहरण सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रतिष्ठा है उस पर भी लगातार ब्लैक डॉट्स लगते चले जाएंगे और चक्रवर्ती भारत में फिर से कोई अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आगे बढ़े। ये शायद भारत की जनता चाहती है, और किसके नेतृत्व में चाहती है इसके बारे में बोलने की बात नहीं है। अब थोड़ी बात यहां पर महाराष्ट्र की करके हम अपने टॉपिक को आज क्लोज करेंगे। महाराष्ट्र की बात यह है कि शिवसेना ने 2014 में, यानी कि अगर मैं महाराष्ट्र की जनता की बात करूं तो 2014 में उन्होंने 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस जो शासन कर रही थी उनको हटाया था और भाजपा शिवसेना को लेकर के आए थे, भाजपा को लेकर के आए थे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं। 2019 में भी उन्होंने यही कहा, दोनों कांग्रेस को हटाया, यानी कि एनसीपी को हटाया और कांग्रेस को हटाया, लेकर के आते हैं भाजपा शिवसेना को। लेकिन शिवसेना यहां पर धोखाधड़ी करती है, और धोखाधड़ी करने के बाद में, उसके बाद में अल्टीमेटली केवल मुख्यमंत्री पद की चाहत को लेते हुए दोनों कांग्रेस को साथ में लेकर के आती है। मुझे लगता है कि एक वोटर के मन में ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है कि उसने जिस पार्टी को सत्ता से मुक्त किया था, सत्ता से उसको इसका पिंड छुड़ाया था, अपना पिंड छुड़ाया था बेसिकली, उन्हीं को आप लेकर के आते हैं। तो यानी कि जो मायावती की हालत उत्तर प्रदेश में होती है, लगता है कि शिवसेना भी वही, या उद्धव ठाकरे भी मायावती की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि देखने की बात यह भी होने वाली है कि किस तरीके से एनसीपी, यानी कि शरद पवार की पॉकेट में जो हाथ मारा गया है ईडी के द्वारा, क्या शरद पवार की पार्टी रहती है? क्या कांग्रेस की पार्टी, जिसका संगठन कम से कम देखा जाता है सब जगह पर, क्या वो भी रहती है? क्या शिवसेना के साथ में मायावती वाली बात ही हो पाती है? क्या वाकई में भारत की राजनीति द्विपक्षीय राजनीति की तरफ चल पड़ी है? और महाराष्ट्र में भी बीएमसी के चुनावों में और उसके बाद में आने वाले चुनावों में यही हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है शायद मध्यावधि चुनाव भी हो जाएं। यानी कि हम लोग केवल 2 बातें आज के इस कार्यक्रम से कह सकते हैं कि लगता यही है कि भारत की राजनीति द्विपक्षीय राजनीति की तरफ चल पड़ी है। पहली पार्टी भाजपा होगी और दूसरी पार्टी या तो कांग्रेस होगी और या फिर कोई क्षेत्रीय दल होगा तो भाजपा को खास नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर ना चल पाए, इसलिए भाजपा कांग्रेस को हर तरीके से साइडलाइन करने पर जुटी हुई है। और दूसरी बात, कोई धोखाधड़ी करेगा आपके साथ, आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ में, आपके देशवासी, किसी भी देशवासी के साथ में, और आपके देश के साथ में, या फिर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ में, तो वो वोटर को मंजूर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, और आगे भी हमारा वोटर इसे मंजूर नहीं करेगा, उसे सबक सिखाएगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो और वो कोई भी राजनेता ही क्यों ना हो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे कार्यक्रमों को साझा करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। नोटिफिकेशंस बेल को ऑन करिएगा, ऑल पर क्लिक करिएगा जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।